हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफर कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे बिहार पुलिस 2021 के लिए हिंदी का सेट नंबर 2 का शानदार डिस्कशन। इसके पहले हिंदी का सेट नंबर 1 का हमने डिस्कशन दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस शानदार डिस्कशन को। और मैं आपको बता दूं कि यह जो डिस्कशन कराई जा रही है आपको, यह आपके क्वेश्चन बैंक से है। मीन्स आपके एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। मीन्स आपके एग्जाम का एग्जैक्ट लेवल का यह क्वेश्चन है। ना ही हम नीचे की बात कर रहे हैं और ना ही ऊपर की बात कर रहे हैं। साथ में हिंदी में आप समझ ही सकते हैं कि करेंट अफेयर्स की तरह प्रतिदिन बदलाव नहीं आते हैं। तो इसके क्वेश्चंस सदाबहार होते हैं। और जो जब भी यह एग्जाम हो, है ना, तो यह हमेशा के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य को छाटे। शुद्ध वाक्य, अब देखिए एग्जामिनर हमसे यह चेक करना चाहता है कि इसे शुद्ध बोलना आता है या नहीं, शुद्ध लिखना आता है या नहीं। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे इसे जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले कि आप एक ऑप्शन पढ़ कर कर करके आप आंसर नहीं करेंगे, सभी ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे। यानी चार ऑप्शंस है तो चारों को आपको क्या करना है, पढ़ना है ना। और ध्यान यह रखेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त कि आपने जो क्लास के दरमियान मीन्स स्कूलिंग के दौरान क्या किया है, जो बुक्स को पढ़ा है उसका रीडिंग दिया है, न्यूज़पेपर्स को आप पढ़ते होंगे, टीवी डिबेट्स को सुनते होंगे और कई लोगों से वार्तालाप करते होंगे। तो जो शुद्ध शुद्ध भाषा का इस्तेमाल होता है उसी से आपको इसे मैच करवाना है ना। ऐसा नहीं कि बस आप यदि बिहार से हैं तो मगधी टोन ला दिए, भोजपुरी टोन ला दिए या फिर मैथिली टोन ला दिए, ऐसा नहीं करने हैं। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे जरा हम पढ़ते हैं इसे। नेताजी को आज वहां जाना है, नेताजी ने आज वहां जाना है, आज वहां नेताजी ने जाना है, वहां आज नेताजी ने जाना है। अब जरा देखिए, तो यह इन तीन सेंटेंसेस को यदि आप देखते हैं तो देखने पे आपको यह पता चलता है, यह जो सेंटेंस है यह तीनों में एक ही जैसा लग रहा है, कुछ एक ही तरह का टोन दे रहा है, एक ही तरह का। लेकिन यहाँ पे केवल कर दिया क्या गया है, तो यहाँ शब्दों का हेर फेर, इसका क्रम चेंज कर दिया गया, पोजीशन चेंज कर दिया गया है ना। अब जरा देखिए, एक एग्जाम्पल लीजिए। जैसे आपके पिताजी को दिल्ली जाना है ना, तो आप क्या बोलेंगे, कोई पूछे, है ना, कि भाई किसी को दिल्ली जाना है ना, तो आप बोलेंगे कि हाँ मेरे पिताजी को सोमवार को दिल्ली जाना है ना, सोमवार को दिल्ली जाना है। अब जरा बताइए, तो पिताजी को बोल रहे हैं आप, है ना, सोमवार को, सोमवार यानी यहाँ पे टाइम दे दिए और वहां बराबर जगह का नाम हमने दे दिया, यानी दिल्ली जाना है। इसका मतलब क्या है, पिताजी को सोमवार को दिल्ली जाना है। ठीक है, इसका मतलब है कि आंसर तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो गया, क्या हो गया, आपका नेताजी को आज वहां जाना है। ठीक है, आंसर ए हो गया। और यहाँ पे नेताजी ने बार बार आ रहा था, जो कि मीन्स सही नहीं है। ठीक है, अब आपके प्रैक्टिस के लिए हमने कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है। जैसे जरा इसे शुद्ध कर कर करके बताइए। देश में अनेकों नेता हैं, देश में अनेकों नेता हैं। अब बताइए क्या होगा इसका। जरा देखिए, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि क्या इसका सही आंसर करें, किस प्रकार से आंसर करें। तो यहाँ तो ऑप्शंस दिए गए नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में तो आपके लिए सुविधाजनक यह चीजें हैं कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन यदि इसका आप यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहां तो आप इजिली कर पाएंगे। जरा देखिए, मैं कुछ टेक्निक बतला रहा, जरा समझिएगा। जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वह नाउन अर्थात संज्ञा होगा, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। क्लियर है बात। चलिए, आपके समक्ष जो कुछ भी पेन दिखाई दे रहे हैं, आपके नोटबुक है, आपका मोबाइल फोन है, आपका हेडफोन है, कुछ भी दिखाई दे रहा हुआ तो नाउन होगा, पहली बात। अगली बात जरा समझिएगा कि नाउन की विशेषता को बतलाता है कौन, एडजेक्टिव, अर्थात क्या, अर्थात विशेषण। तो समझिए, तो यह नाउन के कहाँ आता है, पहले। और आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाया होगा, यानी एक वचन से बहुवचन आपने बनाया होगा, तो किसका बनाते हैं, एडजेक्टिव में नहीं पढ़ते हैं इसे, किसे, नाउन में पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन का बनाया जाता है, वह भी कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा, है ना, यानी कहने का मतलब कॉमन होगा, यानी कॉमन है होगा, इसका मतलब एक से अधिक होगा या हो सकता है ना, तो उसके लिए यानी कॉमन नाउन का प्लूरल बनाया जाता है। अब जरा समझिए, यहाँ पे क्या है, देश में अनेकों नेता हैं, यानी मेनी, मेनी लीडर्स। ठीक है, क्या, मेनी लीडर्स।
अब जरा देखिए तो लीडर आपको नेता दिखाई देता है ना, तब बताइए यह क्या हो गया, आपका नाउन हो गया। ठीक है, और नाउन के पहले क्या हो गया, एडजेक्टिव। तब मेनी का मतलब क्या होता है, अनेक, है ना, अनेकों नहीं, अनेक। इसका मतलब है कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा तो अनेकों नहीं होगा। ऐसे ही खत्म हो गया यह, है ना। अनेकों जहां रहता आप काट देते, यदि ऑप्शंस में दिया हुआ रहता तो, है ना। तो देश में क्या, अनेक नेता हैं। ठीक है, नेता हिंदी में, अब हिंदी का थोड़ा सा अलग हो जाता है, यहाँ लीडर से लिख देते हैं, लेकिन नेता का नेताओं, ऐसा थोड़ा सा सही नहीं होता हुआ, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि देश में अनेक नेता हैं। अच्छा, आगे जरा देखिए, मैं यह निबंध नहीं लिखा है। अच्छा, लिखने का काम तो खत्म कर दिया है। ठीक है, अब जरा देखिए, तो मैं यह निबंध नहीं लिखा है कि मैंने यह निबंध नहीं लिखा है, मैंने यह निबंध नहीं लिखा है। मैंने, आप कहेंगे कि क्या सर आपने पूरा हिंदी का सीरीज दे दिया, तो हम क्या बोलेंगे, या मैं क्या बोलूंगा, तो मैंने पूरा पूरा वीडियोस आपको नहीं दिया है, तो मैंने, है ना, मीन समझ पा रहे होंगे आप, है ना। आगे जरा देखिए, मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, मैं गाने की क्या कर रहा हूं, कसरत कर रहा हूं। अब बताइए गाने का कोई कसरत करता है, जरा देखिए कुछ पिक्चर्स में आपको दिखाऊंगा, है ना। जरा इन पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पे यह क्या, ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो यह एक्सरसाइज, यहाँ पे कोई योगा कर रहा है ना, कोई जिम कर रहा है, कोई रनिंग कर रहा है ना। तो यहाँ पे जरा आप देख पाए, इन ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, कसरत करना। जबकि जबकि गाने का कोई क्या करेगा, बताइए, रियाज करता है, उर्दू में बोला जाता है इसके लिए रियाज, है ना, यानी अभ्यास कोई करेगा, है ना। तो यहाँ पे जरा इसका आंसर बताइए क्या होगा, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, नहीं, है ना, उसका वो प्रैक्टिस कर रहा है, यानी कहने का मतलब अभ्यास कर रहा है। तो मैं गाने की क्या, अभ्यास कर रहा हूँ। क्लियर है। चलिए, तो आप इन सभी आंसर को कर कर करके तैयार रखेंगे, और जब मैं अगली वीडियो लेकर करके सेट नंबर 3 आऊंगा तो इसका सही आंसर बतला दूंगा। इसके पीडीएफ को आप अपने टेलीग्राम चैनल से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। कैरियर हम सफर टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे, आपको यह मिल जाने हैं अपना चैनल, जहां लगभग 2300 के आसपास लोग अभी जुड़े हुए हैं, तो वही चैनल को आपको ज्वाइन करने हैं। ठीक है, पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगा। चलिए, अगला जरा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ा होगा, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। देखिए, वर्ण क्या होता है, वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि, मूल बराबर ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल यानी मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। किसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकेगा, जो सबसे छोटा होगा। समझ पा रहे हैं। अब जरा देखिए, क जो लिखते हैं तो इसे, इसका मतलब यह हुआ कि क हलंत जोड़ अ, है ना। इसका मतलब है कि यहां से स्वर भी हट गया, आपका केवल यही बचा है, तो यह आपका क्या कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा, है ना। और वर्णों, हाँ, तो क्या हो गया, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है आपकी, वह कौन है, वर्ण है, वह वर्ण है। और वर्ण का जो सार्थक समूह होता है, यानी वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द। और शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, बताइए, वाक्य। शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। क्लियर है यह बात। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। अच्छा, कल एक बात और भी आई थी, पद, पद किसे कहते हैं। ठीक है, तो शब्द को ही पद कहते हैं, लेकिन यदि शब्द का इस्तेमाल सेंटेंस में कर दिया गया, अर्थात वाक्य में कर दिया गया, तो वह शब्द क्या कहलाता है, पद कहलाता है, जो कि हमने कल चर्चा भी किया था। चलिए, अब जरा देखिए, ये बताइए क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया जिससे किसी काम का करने का बोध हो या होने का पता चले, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यह आपका क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, यह आपका क्या है, क्रिया है। चलिए, संज्ञा क्या है, तो संज्ञा जिससे किसी नाम का बोध हो। मीन्स देखिए, इसका टेंशन ही नहीं लेना है, आपको जो कुछ दिखाई दे रहा है ना, उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा, है ना, और वह आपका संज्ञा है ही। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं, जैसे जैसे हम बात करें बुढ़ापा, है ना, घृणा, तृष्णा, ये सब दिखाई तो देते नहीं, लेकिन यह भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा है, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, जिसका केवल अनुभव कर सकते हैं, वह होता है आपका कौन सा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक संज्ञा। चलिए, क्लियर है। आगे जरा हम देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, और 3 क्या क्वेश्चन कहता है कि अ क्या है,
अ जो है एक स्वर है, एक व्यंजन है, एक अयोग बा है, एक अंतःस्थ व्यंजन है। जरा इत्मीनान से इसे सुनेंगे। अ जो है आपको पता भी होगा कि यह क्या है? स्वर है। अ, आ, ई, है ना? ई, उ, इस प्रकार से। चलिए, तो यह इसका आंसर क्या हो गया? स्वर। अच्छा, तो ये बताइए स्वर कहते किसे हैं? तो स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, वर्ण मतलब समझ ही रहे हैं कि क्या है? यह सबसे छोटी इकाई है भाषा की। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं? सॉरी, वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। और यहाँ से अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बतलाइए स्वर की संख्या कितनी है? तो याद रखेंगे, दो तरीके से आप याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि पारंपरिक तरीके से बात करें, तो पारंपरिक तरीका की बात करें तो स्वर की संख्या 13, और उच्चारण की दृष्टि से, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ उच्चारण की दृष्टि से यदि आपसे पूछे स्वर कितने हैं तो 10, उच्चारण की दृष्टि से 10। लेकिन लेकिन पारंपरिक तरीके से हम बात करें तो कितने? 13। तो तीन कौन कौन छट जाते हैं भाई? तो री, है ना, आपके री छट जाएंगे, अन छट जाएंगे, और क्या? अह छट जाएंगे। अन और अह छट जाते हैं। क्लियर है सभी को? तो तीन छट गए तो 13 में से 3 घटा दीजिए, 10। तो उच्चारण के दृष्टिकोण से आपके 10 क्या है? स्वर वर्ण है। क्लियर? आगे जरा देखिए, व्यंजन की बात करें तो व्यंजन यानी वैसा वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की क्या सहायता ली जाती हो, स्वर वर्ण की सहायता ली जाती हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं। अब जरा देखिए, तो हम बात करें कि कुल मिलाकर करके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बतलाइए वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि फूल को एक साथ गुथ दिया जाए, है ना, तो फूलों की वह माला बन जाती है। तो वर्ण को आप एक साथ कलेक्ट कर देंगे तो वह वर्णों की माला अर्थात वर्णमाला बन जाएगी, है कि नहीं? तो वर्णमाला की संख्या हिंदी में बात करें कितनी है तो याद रखेंगे कितनी? कितनी? एक तो उच्चारण के दृष्टिकोण से आपसे पूछेगा तो उच्चारण के दृष्टिकोण से बतलाइएगा कितना? 35, सॉरी 45। और यदि यदि आपसे पूछ दिया जाए किसकी दृष्टिकोण से? लेखन के दृष्टिकोण से, तो लेखन के दृष्टिकोण से 52, लेखन की दृष्टिकोण से 52। अब कौन कौन? तो अभी बतलाया कि उच्चारण के दृष्टिकोण से 10 ठो आपका स्वर, और व्यंजन है जो उच्चारण के दृष्टिकोण से कितना होता है? 35। कितना? 35। अच्छा, तो कितना हो गया? 35 और 10 45 आपका हो गया। ठीक है, तो यह तो हो गया क्या? उच्चारण के दृष्टिकोण से। लेकिन लेखन के दृष्टिकोण से करें तो आपका 35 तो ऐसे व्यंजन है ही, 4 ठो संयुक्त व्यंजन। अब क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन कितने? तो संयुक्त व्यंजन 4। कौन कौन? तो एक एक तो होता है आपका संयोगी छ, उसके बाद त्र, ज्ञ, और इसके बाद एक और बात करें हम स्र। 4 ठो ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन हैं। कितने? 4 ठो आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अच्छा, और हम बात करें कि पारंपरिक तरीके से हमने स्वर कितना बतलाया? 13। तो इसका मतलब 35 4 39, 39 और 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 52। यानी कुल मिलाकर करके हिंदी वर्णमाला में कितने? कितने? तो 52 वर्ण है लिखने के दृष्टिकोण से, जबकि बोलने के दृष्टिकोण से कितने हो गए आपके? 45 हो गए। क्लियर है सभी को? चलिए, अब हम बात करते हैं, एक अगला बात है यहाँ पे, अयोगवाह किसे कहेंगे? अयोगवाह जो है यह अनुस्वार, अनुस्वार और किसको? विसर्ग को, विसर्ग को कहा जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है? अयोगवाह। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। संयुक्त व्यंजन कितने हो गए? तो 4 हो गए। कौन कौन? कौन कौन हो गए? तो यहाँ पे संयोगी छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, अच्छा, और भी क्वेश्चंस। अंतःस्थ व्यंजन, लेकिन अंतःस्थ व्यंजन तो जरा समझिएगा यह व्यंजन का प्रकार है। ठीक है, अंतः जो है यह व्यंजन का क्या है? प्रकार है। अब जरा समझिए, तो व्यंजन वर्ण हम लोगों ने क्या अभी चर्चा किया कि इसकी उच्चारण जो है स्वर वर्ण की सहायता से की जाती है। तो जरा समझिएगा, ऐसे उच्चारण के लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप हिंदी वाले प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं। एक बार आप देखेंगे तो सभी उच्चारण आपको याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज आपको करवा दे रहा। ठीक है, तो देखिए व्यंजन जो है आपका 3 प्रकार का हो गया। एक होता है स्पर्श, कौन सा? स्पर्श व्यंजन। दूसरा हो गया अंतःस्थ व्यंजन, है ना, अंतःस्थ व्यंजन। और एक होता है उष्म व्यंजन, कौन सा? उष्म व्यंजन। तो देखिए यहाँ पे स्पर्श की बात करें तो इसका मतलब है कि क्या यहाँ पे एक तो स्पर्श से इसका क्या होगा? उच्चारण निकलेगा, है ना, स्पर्श से ही उच्चारण निकलेगा। लेकिन जरा समझिए,
यहाँ पे शुरुआत आप नीचे से कीजिए, आपके गला के पास जो निकला हुआ पार्ट होता है ना, तो आप वहीं से क्या नीलकंठ, कंठ के पास से आप शुरू कीजिए, है ना, कंठ, कंठ हो गया, ठीक है। उसके बाद इधर से क ख ग चलेंगे, क वर्ण पूरा होगा, फिर च वर्ण, फिर क वर्ण, उसके बाद च वर्ण, उसके बाद ट वर्ण, उसके बाद त और उसके बाद प, है ना। हमने शुरुआत कहाँ से करने को आपको बोला है कि क के बाद च वर्ण, क पूरा, च पूरा, उसके बाद बताइए ट, ट के बाद बताइए थ और त के बाद प। यह आपको याद हो जाने। तो क वर्ण पूरा, तो क से क वर्ण और क से कंठ, और कंठ के बाद आपका तालु पड़ेगा, है ना, तालु, ठीक है, तालु, ठीक है। तालु के बाद ऊपर और नीचे का जो छत है ना, तो जिसमें आप खाते हैं, यदि मीन्स कुछ खाते हैं और ऊपर में सट जाता है ना, तो वही वाले, ठीक है, तो उसे बोलेंगे क्या, मूर्धा, ठीक है। मूर्धा के बाद त वाला आ जाएगा दांत, दांत याद रखेंगे, है ना, त वर्ण आ रहा है तो दांत वाला से याद रखेंगे कि त, थ, द, ध, न सब आएगा किससे, दांत से इसका उच्चारण होगा। और प ऐसे ही बोलते हैं तो ओष्ठ से, है ना। अब आपको याद हो चुके हैं, क वर्ण किससे, कंठ से, है ना, च वर्ण किससे, तालु से, ट वर्ण किससे, मूर्धा से, दांत, त वर्ण पूरा हो गया दांत से, और ओष्ठ प, ठीक है, तो प वर्ण आपका ओष्ठ हो गया, ठीक है, यह क्लियर हो गया। अब जरा देखिए, अंतःस्थ व्यंजन जो होता है, यह तो हमने स्पर्श व्यंजन की बात किया। अंतःस्थ व्यंजन य र ल व, य र ल और व को, किसे, य र ल और व को हम क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन होता है ना, इसका उच्चारण स्वर वर्ण के बाद और व्यंजन वर्ण से पहले हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि स्वर वर्ण का उच्चारण आपका स्वतंत्र रूप से हो रहा है, तो ना तो पूर्णतः स्वतंत्र होगा और ना ही पूर्णतः स्वर वर्ण के उच्चारण से होगा, है ना। इसी को हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। और क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, या अंतःस्थ व्यंजन निम्न में से कौन है, तो याद रखेंगे य र ल और प। और एक और होता है उष्म व्यंजन, कौन सा, उष्म व्यंजन, जिसमें कौन कौन, तीन ठो स, तलाबी स, है ना, मूर्धनी स, और कौन सा, दंती स, और साथ में कौन चलता है, ह। इसे हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम उष्म व्यंजन। चलिए, क्लियर है। तो लगभग हमने क्लियर करने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि एकदम से क्लियर हो गया होगा भाई, लेकिन उच्चारण वाला वीडियो को आप जरूर देख लेंगे। चलिए, व्यवहार और मत शब्दों का सही प्रायः क्या है, मतलब व्यवहार और मत, इसका सही अर्थ क्या है, आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और राय, बर्ताव और निर्णय, ठीक है। आपने इन चीजों को जरा समझिएगा इसका, और इसका आंसर हो जाएगा। व्यवहार मतलब क्या, व्यवहार मतलब क्या, जैसे आप किसी को कुछ बोलते हैं, जैसे आप कुछ कमेंट बॉक्स में सही लिखते हैं या फिर उल्टा उल्टा पुल्टा लिखते हैं, है ना, तो उससे आपका व्यवहार क्या होता है, झलकता है ना, कि आप किस प्रकार की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। जैसे मैं कुछ आपको बतला रहा हूं, तो आप मेरी टोन से पकड़ लेंगे, है ना, या तरीका से पकड़ लेंगे कि हाँ, यह जो आदमी हमें बतला रहा है, ठीक है, तो यह किस प्रवृत्ति का मीन्स व्यक्ति होगा, है ना, मीन्स नॉलेज है नहीं है, बतलाने का तरीका सही है नहीं है, तो यह वाली बात हो गई, ठीक है। तो यह है जो आप व्यवहार से क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बोलने के टोन से पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी भी टोन पकड़ ली जाती है जो कुछ लिखते हैं। अब जरा समझिएगा, तो मैं समझाना क्या चाह रहा कि इन दोनों का मतलब, अच्छा, किस प्रकार का मत रखते हैं, मतलब किस प्रकार का मत रखते हैं, जैसे नहीं, मत कहने का मतलब है कि आप किस प्रकार का विचार रखते हैं, किस प्रकार की सोच आप रखते हैं, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मत बोलते हैं। तो व्यवहार कहने का मतलब आपका आचरण से संबंधित हो गया, है ना, जो कि लौकिक कर्म और उनसे संबंधित विचार, आपकी चरित्र, आपकी संस्कृति, आपकी नैतिकता, है ना, नैतिकता समझते हैं, मोरालिटी, ठीक है, आपने पढ़ा होगा मोरल साइंस, नैतिक शिक्षा, ठीक है, इसका मतलब वो होता है आपका, इसी के लिए यूज किया जाता है आचार और विचार। क्या यूज किया जाता है, आचार और विचार, ठीक है। कल हमने समास में आपको बताया था, माता पिता, है ना, लोटा डोरी, आचार विचार एक साथ चलते हैं, है ना। और यह आपको समास में पूछा जाता तो क्या बोलते हैं कि यह द्वंद्व समास है ना, यह कैसा समास है, द्वंद्व समास है। आचरण और सिद्धांत भी चलता है, लेकिन यह व्यवहार का क्वेश्चन पूछा गया, व्यवहार तो मत का मतलब तो हो गया विचार, और व्यवहार हो गया आपका क्या, आचार, है ना। नहीं बोला जाता है कि आचार विचार शुद्ध करो, है ना, तो यही है, ठीक है, जिसका मतलब हो गया क्या, अपने चरित्र की शुद्धता, नैतिकता की बात होगी इस जगह पे। तो लौकिक कर्म और उससे संबंधित विचार, उसी को बोला जाता है आचार। क्लियर है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब जरा देखिए, संधि किसे कहते हैं? तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, है ना। वर्णों के मेल से, यानी वर्ण मतलब समझ ही रहे हैं, अभी हमने चर्चा किया कि जो सबसे छोटी इकाई है हिंदी की, है ना, लैंग्वेज की, यानी भाषा की, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? वर्ण। और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, विकार कहने का मतलब जो एक नया चीज उत्पन्न होगा, नया शब्द, सॉरी, नया वर्ण का जो निर्माण होगा, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? संधि कह देंगे। तो यहाँ पे व्यंजन संधि कहा हुआ है, तो व्यंजन संधि क्या कहेंगे? तो दो व्यंजन वर्ण मिलेगा यहाँ पे। स्वर संधि कहता तो दो स्वर वर्ण के मिलने से बनेगा, और व्यंजन कह दिया है, इसका मतलब है कि दो व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब जरा देखिए, तो यहाँ पे संधि कर के दिया हुआ है, तो आपको विच्छेद कर करके समझना है, और इसके लिए हमने पहले क्या कर दिया है? पहले हमने कर दिया है इस जगह पे विच्छेद, ताकि, क्योंकि स्क्रीन पे लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो जरा समझिएगा इसे, है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे, अब ऑप्शंस को, जब तक कि सभी ऑप्शंस को नहीं हम जानेंगे, तब तक इसका आंसर निकालना मुश्किल है। उल्लास जरा समझिए, उल्लास, तो क्या? उल्लास, उत जोड़ लास, उत जोड़ लास क्या होता है? उल्लास। संगम है अगला, तो सम जोड़ गम, संगम। तथा जोड़ अस्तु, तथास्तु। अब जरा देखिए, अब अब ऑप्शन एक का तीनों हम लोगों ने बात कर ली, जरा समझिएगा। तो त जो है व्यंजन वर्ण है, ल भी आपका व्यंजन वर्ण है ना, व्यंजन वर्ण के मेल से उत्पन्न विकार, तो व्यंजन संधि सही है आपका। सम जोड़ गम, तो म और ग, ये दोनों का दोनों आपका क्या है? व्यंजन है, और इससे जो भी विकार उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में देखेंगे, है ना, सम, और इसका ग देखेंगे, म और ग, तो म और ग से यहाँ पे क्या? ग ही रह जा रहा है, ठीक है, यानी अंगम आ जा रहा है, अंग आ जा रहा है, ठीक है, अन आ जा रहा है इस जगह पे। अब जरा देखिए, तो हम कहना यह चाह रहे हैं कि त हुआ, ल हुआ, म हुआ, ग हुआ, दोनों का दोनों व्यंजन है, लेकिन तथा, तथा आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो ये बताइए, अ और आ क्या है? यह तो स्वर हो गया भाई, है ना, यह तो स्वर हो गया। इसका मतलब है कि यह स्वर संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन संधि का एग्जाम्पल नहीं है। इसका मतलब है कि इसके कारण से यह आंसर नहीं हुआ। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं, अब ऑप्शन बी को चेक करते हैं। संभावना, सद्भाव और बहिष्कार। सम प्लस भावना, इसको हम क्या बोलेंगे? संभावना। म और भ है, दोनों का व्यंजन। त और भ है, दोनों व्यंजन। बहिष्कार, जरा देखिए, वही ऐसा अभी पढ़ा हम लोगों ने, अयोगवा, है ना, अनुस्वार और विसर्ग। इसका मतलब है कि यहाँ पे विसर्ग आया हुआ है, इसका मतलब यह जो है व्यंजन संधि नहीं है, विसर्ग संधि है। कौन सा संधि है? यह विसर्ग संधि है, तो बहिष्कार के कारण से यह आंसर नहीं होगा। आगे जरा देखिए, अगला कौन सा था हमारा? अगला कौन सा था? अगला जो है हमारा, अगला है क्या? वातावरण। तो वातावरण जो है, वातावरण क्या होता है? बात जोड़ आवरण, बात, त जोड़ आ रहा है, तो ये बताइए, ये तो एक त में तो है ही, और यहाँ पे आ जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह भी है जो आपका व्यंजन संधि नहीं, यह भी आपका व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उल्लास की चर्चा हमने पहले कर लिया था, उल्लास जो कि व्यंजन आपका था ही। और संस्कृत, तो संस्कृत जो होता है सम जोड़ कृत, है ना, सम जोड़ आपका क्या? कृत को हम क्या कहते हैं? संस्कृत कहते हैं। ठीक है, अब तो बतलाइए, तो सम, म और क, म और क, दोनों का दोनों क्या है आपका? व्यंजन तो है, लेकिन ये वातावरण के कारण से ये ऑप्शन नहीं होता। अब जरा देखिए, उल्लास यही वाला यहाँ है, संगम यही वाला है, और संभावना यह वाला है। ठीक है, तो बताइए अब व्यंजन संधि कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप यहीं पे सोच सकते हैं, आप बोलेंगे, कई लोग बोलते हैं कि आप टाइम ज्यादा ले लेते हैं। अब बताइए, केवल आंसर हम कर देते कि भाई इसका आंसर डी होगा, ठीक है, तो क्या आप कुछ समझ पाते? कुछ नहीं समझ पाते। तो थोड़ा टाइम में लेता, तो चीजों को मैं समझाता हूँ, है ना। कोशिश मेरी यही रहती है कि आपको पूर्णतः यहाँ से कंसेप्ट बिल्डअप हो, चीजों को सही तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। सीता सावित्रियों ऐसा बोला जा रहा है। अब जरा देखिए, हमने अभी बताया कि जो कुछ भी आपको दिख जाए वह क्या होता है? नाउन होता है, मतलब संज्ञा होता है। और कौन से संज्ञा का प्लूरल बनाया जाता है? कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन कहने का मतलब जातिवाचक संज्ञा का, है कि नहीं? तो ये बताइए, ये ऐसे ही आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? कि यह आपका प्लूरल है, इसका मतलब यह कॉमन नाउन होगा। कॉमन नाउन होगा, इसका मतलब क्या होगा?
कि यह जो है ऑप्शन ख़त्म, यह भी ऑप्शन ख़त्म। अब आपको इसके आंसर चेक करने हैं, यानी या तो सी होगा या तो क्या होगा, डी होगा। अब जरा देखिए, सीता सावित्रियों बोला जा रहा है। सीता सावित्री कहने का मतलब है कि जिसका चरित्र क्या हो, सही हो, है ना, यानी मीन्स जिसके चरित्र पर दाग नहीं लगा हो, है ना, वैसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सीता सावित्री कह देंगे। ठीक है, अब जरा देखिए, तो यहाँ पे यह दिया गया जो है, यह आपका क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। और यह कॉमन नाउन यदि किसी व्यक्ति में आ जाता है तो वह क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर का, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में इसका क्या है, इंपॉर्टेंस है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक ने रोटी खाई, बालक ने रोटी खाई। अब जरा देखिए, यह बालक है और ये क्या कर रहा है, रोटी खा रहा है। अब जरा समझिए, इसमें आपको ऑप्शन ढूंढने हैं कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, इस प्रकार की बातें यहाँ पे है। अब जरा देखिए, यहाँ से ऑप्शन जरा समझिए कि क्या क्या यह कहना चाह रहा। सकर्मक क्रिया, एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कर्तरीवाच, है ना, इस प्रकार की बातें। अब यहाँ पे जरा सोचिए कि रोटी खाई, तो इसका मतलब इसी से पता चल रहा है कि यह है जो स्त्रीलिंग है, यह है जो स्त्रीलिंग, यानी रोटी यहाँ पे आपका स्त्रीलिंग हो गया। तो स्त्रीलिंग इसका मतलब जहाँ जहाँ पुल्लिंग आपको नजर आ रहा है हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो आपका क्या हो गया, खत्म। दूसरी बात समझिएगा कि यहाँ पे बालक खुद खा रहा है, यहाँ पे बालक का इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और जिसकी भी इंपॉर्टेंस होती है तो उसमें सब्जेक्ट पहले होता है। अब जरा देखिए, मैं इंग्लिश के हिसाब से मैं आपको यह चीज़ समझा रहा, ठीक है। अ चाइल्ड, समझिएगा, अ चाइल्ड एट ब्रेड, अ चाइल्ड एट ब्रेड। तो ये बताइए, खुद काम किया, है ना। तो यहाँ पे जब बच्चे की इंपॉर्टेंस है तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट रख दिया हम लोगों ने। लेकिन यदि क्या खाया, तो रोटी का यदि इंपॉर्टेंस होता है तो इसे पैसिव वॉइस में रखते, तो क्या बोलते हैं, ब्रेड, है ना, ब्रेड वाज ईटेन, ब्रेड वाज ईटेन बाई, है ना, बाई अ चाइल्ड, इस प्रकार की बात हम करते हैं। इसका मतलब अब जरा समझिए, अब जरा समझिए क्या बोला गया यहाँ पे कि बच्चे ने रोटी खाई। तो एक तो हो गया क्या कि स्त्रीलिंग, तो जहाँ स्त्रीलिंग होगा तो आगे स्त्रीलिंग हमें नजर आ रहा है, तो वही सब होंगे। अच्छा, अब जरा देखिए, तो यह जो है, यह जो आपको सीधा बालक का यहाँ इंपॉर्टेंस है, इसका मतलब यह एक्टिव वॉइस में है ना, यह एक्टिव वॉइस में। एक होता है कर्तरीवाच और एक होता है कर्मवाच, ठीक है। तो यह आपका कर्तरीवाच में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे भी ऑप्शंस है। अब जरा समझिए, एक सकर्मक आपको समझना पड़ेगा और एक अकर्मक समझना पड़ेगा। सकर्मक क्रिया जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव, और एक बोलते हैं इंट्रांजिटिव, यानी वर्ब दो प्रकार के, एक तो होता है टीवी यानी ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो इंट्रांजिटिव के बाद ऑब्जेक्ट आता ही नहीं, यानी अकर्मक के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, अर्थात कर्म आता ही नहीं, अकर्मक यानी कर्म न रहे। अभी बताइए, तो ये बच्चा क्या खा रहा है, बताइए क्या खा रहा है, तो रोटी खा रहा है। इसका मतलब है कि इसके बाद यह क्या कर्म कर रहा है, तो रोटी खाने का। इसका मतलब रोटी क्या है, इसका ऑब्जेक्ट ही तो है। इसका मतलब है कि यहाँ पे यह सकर्मक है, और ये सकर्मक है, इसका मतलब है कि अकर्मक वाला हटा दीजिए, तो ये दोनों खत्म हो गया ऑप्शन, ठीक है। और स्त्रीलिंग होने के कारण से ऑप्शन ए भी खत्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका भाई, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सकर्मक क्रिया है। अच्छा, और ये क्या है, एक वचन, स्त्रीलिंग, अनपुरुष, थर्ड पर्सन कहने का मतलब अनपुरुष, भूतकाल क्योंकि खाई है, और कर्तरीवाच हमने एक्टिव वॉइस आपको समझा ही दिया। तो इतनी चीज़ें इसमें जानने को थी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। रामचरितमानस किसने लिखी, तो ये आपको याद भी होगा, है ना, तुलसीदास सदाहरित चेहरा, ठीक है। तो यह रामचरितमानस को किसने लिखा है, तुलसीदास ने। और याद रखेंगे कि तुलसीदास, यह इनका जन्म 1511 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, ठीक है। और यह है इनकी मृत्यु लगभग 1620 के आसपास, यानी 1623 माना जाता है। तो समझ ही सकते हैं कि 100 वर्ष से अधिक इनकी जीवन काल रही थी। इनके गुरु कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है और जीएस में भी पूछा जाता है ना, कि इनके गुरु कौन थे, तो नरहरिदास। कौन से, नरहरिदास। और इनकी जो कृति आपको नजर आएगी ज़्यादातर अवधी भाषा में, कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में या संस्कृत में आपको देखने को मिलेगी। अवधी या संस्कृत
संस्कृत में यह लिखा करते थे। इनकी अन्य रचना की बात करें, विनय पत्रिका रामचरित्र तुलसीदास की ही है। उसके बाद गीतावली कहे, है ना, दोहावली कहे, यह सब तुलसीदास की है। साथ में आपको पता भी होगा, है ना, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारू, है ना, तो यह क्या है, हनुमान चालीसा आपका। ठीक है, तो हनुमान चालीसा को भी किसने लिखा, आपका तुलसीदास ने लिखा। ठीक है, जबकि हम बात करें वेद व्यास की, तो महाभारत को किसने लिखा था, तो वेद व्यास ने, है ना, रामायण को वाल्मीकि ने, जबकि वशिष्ठ कौन थे, तो ऋग वेद के 7वें मंडल को, है ना, ऋग वेद के 7वें मंडल को किसने लिखा है, तो वशिष्ठ ने। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी सेट नंबर 2 का जो डिस्कशन है वह कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। और यदि ऐसा हुआ है तो एक चीज़ आप एक और करेंगे कि मेरे तरफ से आपके लिए एक टास्क है। यह टास्क यह है कि आपके पास यह मुहावरे दिए गए हैं। इस मुहावरे को आप क्या करेंगे, मीन्स इसका आंसर आप खोज करके लिखिए, चाहे आपको आता है तो इसका प्रैक्टिस कर लीजिए इसका आंसर। और जो आपको शुरू में हमने दिया शुद्ध अशुद्ध कर, यानी अशुद्ध को शुद्ध करने के लिए यहाँ से, ठीक है, तो इसका PDF आप डाउनलोड कर करके इसका क्वेश्चन को 5 मिनट आप अपना टाइम दीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए, और इसका आंसर मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।